हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका फिर से इग्नो अकेडमी में आपका फिर से। और हम लोग कवर अप कर रहे हैं BHIC का जो है BHIC 131 उसका यूनिट 10 उसका सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट कवर अप करेंगे। तो देखते हैं सेकंड पार्ट में। सबसे पहले हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में क्या डिस्कस किया था, अर्बनाइजेशन कैसे हुआ था, इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था जनपद और महाजनपद के बारे में, आर्कोलॉजिकल लिटरेरी सोर्सेज का भी हमने जिक्र किया था इस चैप्टर में। अब देखेंगे इकोनॉमिक फाउंडेशन। अब देखो इकोनॉमिक मतलब मेन चीज़ क्या है कि कहीं पे भी आप रहोगे, किसी स्टेट में आप रहते हो, कहीं पे भी रहते हो, तो सबसे पहला क्या है, आपका इनकम सोर्स चाहिए। पैसा 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 ही पैसा होगा। अगर पैसा ही पैसा नहीं होगा तो कहीं नहीं रह सकते आप। तो उसके लिए क्या, इकोनॉमिक फाउंडेशन आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, तो उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंड पार्ट में। तो ये पार्ट सेकंड है। देखो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक फाउंडेशन कैसा था। एग्रीकल्चर एंड ट्रेड, एग्रीकल्चर वाज द कॉर्नर स्टोन ऑफ इकोनॉमिक लाइफ। उस समय के जो इंपॉर्टेंट जो चीज़ थी वो एग्रीकल्चर थी और ट्रेड एग्रीकल्चर थी। ट्रेड एग्रीकल्चर मतलब क्या है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। ठीक है, विद द यूज ऑफ आयरन टूल्स there was an expansion in the cultivable area, especially in the middle Gangetic plains, which supported the growth of dense populations and urban settlements। अब देखो कहीं पे भी नदी के किनारे जरूर, मैंने पहले ही बताया कि नदी के किनारे क्यों लोग बसते हैं, क्योंकि वहाँ की मिट्टी बहुत अच्छी होती है, पानी हमेशा मिलता है, जिसके कारण एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से होता है। अब एग्रीकल्चर जैसे अच्छे से होगा तो वहाँ पे एक्सपेंशन होगा, पॉपुलेशन बढ़ेंगी और डेंस पॉपुलेशन रहेगी, अर्बन सेटलमेंट्स अच्छे होंगे क्योंकि वहीं से सब कुछ होगा, है ना। अगर आपके पास में इकोनॉमिक का मेन सोर्स आपका एग्रीकल्चर है तो एक उसके हिसाब से आपको बैठना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपका मेन एग्रीकल्चर का, अगर आपका समझ लीजिए मेन इनकम सोर्स है बिजनेस, तो जहां पे आपका बिजनेस होगा, ये तो नहीं कि खाली जगह पे बैठ जाओगे दुकान बना के, ऐसा तो नहीं होगा। कि आपको बैठना कहां पे है, जहां पे लोग ज्यादा मिलेंगे या फिर जहां पे आपकी सुइटेबल होगी वहीं पे बैठोगे आप, है ना। वही बात है। टेक्निक्स सच एज पैडी ट्रांसप्लांटेशन वेर एम्प्लॉयड boosting rice production. As a result, the Gahapatis, मतलब हाउस होल्ड और लैंड ओनर्स, Gahapatis emerged as the significant economic class। अब Gahapatis किसको बोलते हैं, लैंड ओनर्स, मतलब हाउस होल्डर्स या फिर लैंड ओनर्स, मतलब जमींदार लोग। ये क्या करते थे, वो पैडी ट्रांसप्लांट को एम्प्लॉयड कर दिया था कि आप पैडी ट्रांसप्लांटेशन करो। ठीक है, मतलब जमीन वगैरह खरीद लिए, बोला कि मेरे जमीन पे आप पैडी ट्रांसप्लांटेशन करना है, ट्रांसप्लांटेशन करना है, पैडी उगाओ, पैसा दूंगा। ठीक है, उसके लिए काम करो। ठीक है, पैसा मिलेगा, थोड़ा बहुत पैसा मिलता था। ठीक है, और थोड़े बहुत राइस वगैरह दे देते थे, है ना। अब ट्रेड भी उस समय पे हुई थी। ट्रेड ऑल्सो फ्लोरिश्ड बोथ विद इन एंड बियॉन्ड इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इनलैंड ट्रेड रूट्स कनेक्टेड सिटीज लाइक तक्षशिला इन नॉर्थ वेस्ट टू राजगृह इन ईस्ट। मैरीटाइम ट्रेड एक्सटेंडेड टू बर्मा एंड श्रीलंका। मतलब इंटरनल ट्रेड, अपने कंट्री के अंदर में भी ट्रेड हुआ। तक्षशिला जो कि नॉर्थ वेस्ट में है, राजगृह जो कि ईस्ट में है, इनके बीच में भी ट्रेड हुआ। अब बॉर्डर ट्रेड्स भी हुई, जैसे कि मैरीटाइम ट्रेड जिसको बोलते हैं, मतलब सागर के रास्ते, मतलब पानी के रास्ते से बर्मा श्रीलंका वहां तक भी गई। गुड्स ट्रेडेड इंक्लूडेड कॉटन। अब क्या क्या ट्रेड होती थी, कॉटन टेक्सटाइल हुआ करता था, स्पाइसेस था, मेटल गुड्स थी, ज्वेलरी थी। ठीक है, यहाँ पे ज्वेलरी की स्पेलिंग रॉन्ग टाइप हुई है, तो ज्वेलरी देख लीजिएगा आप लोग, JEWELLERY, ज्वेलरी। एंड परफ्यूम्स, ये सब चीज़ें भी ट्रांसफर, मतलब एक ट्रेड होती थी। ठीक है, आना जाना चलता था। द यूज़ ऑफ पंच मार्क्ड कॉइन्स, पंच मार्क्ड कॉइन का भी यूज़ हुआ था, जिसको हम बोलते हैं कहाँ पनास। ठीक है, सिग्निफाइड द इमरजेंस ऑफ मोनिटाइज्ड इकोनॉमी। तो इसमें क्या बताया कि हाँ, तो उस समय में मोनिटाइज्ड इकोनॉमी थी, मतलब पैसे की लेन देन होती थी। अर्बन सेंटर्स बिकेम की नोड्स इन ग्रोइंग मार्केट इकोनॉमी विद आर्टिसंस, मर्चेंट्स, बैंकर्स एंड ट्रेडर्स प्लेइंग वाइटल रोल्स। मार्केट टाउन्स नोन एज निगम्स appeared alongside larger cities। अब देखो उस समय के लोग जो थे, क्या क्या ट्रेड होती थी, उन्होंने बताया आपको। पंच मार्क कॉइन का भी इंट्रोडक्शन आ चुका था। ठीक है, मोनिटाइज्ड इकोनॉमी थी। अर्बन सेंटर्स जो की नोट्स थे, अर्बन सेंटर्स में कैसे कैसे मार्केट इकोनॉमी लोग रहते थे, मार्केट इकोनॉमी में ग्रोथ हुई, वहां पे आर्टिशियंस के हेल्प से हुई, मर्चेंट्स के हेल्प से हुई, बैंकर्स के हेल्प से हुई, ट्रेडर्स के हेल्प से हुई। ठीक है, उन्होंने बहुत ज्यादा रोल प्ले किया यहाँ पे बिजनेस के लिए। मार्केट टाउन जो निगम कहा जाता है वो लार्जर सिटीज के बगल में ही ज्यादातर मिलता था। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा इकोनॉमिक। अब पढ़ेंगे हम लोग पॉलिटिकल, देखेंगे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एंड राइज ऑफ मोनार्चीज। अब देखो मोनार्चीज लोग कैसे आए। मोनार्ची मतलब हायर क्लासेस के लोग जो कि राजा महाराजाओं के रोल प्ले करते थे, या फिर राजा महाराजा भी कह सकते हैं हम लोग। दिस एरा सॉ द इमर्जेंस ऑफ बोथ मोनार्चीज एंड ओलिगार्चीज। मोनार्चीज लाइक मगध, कौशल एंड अवंती हैड सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल विद द किंग एट द हेल्म। किंग जो था सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट था इस जगह पे। ठीक है, मोनार्चियल जिसको बोलते हैं राजा महाराजा, या फिर राजा महाराजा की तरह रहने वाले जो बड़े बड़े लोग थे वैसा।
सपोर्टेड बाय मिनिस्टर्स। इस मतलब राजा महाराजा कौन सपोर्ट करता था? अब देखो अकेला राजा महाराजा कोई नहीं करेगा, आज भी नहीं करते हैं। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे जो सीएम है, उनके पास में भी आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स रहते हैं जो कि दिमाग बुद्धि लगाते हैं, तो वही चलता आ रहा है। ठीक है, तो उसके उनके पास भी मिनिस्टर्स थे, टैक्स कलेक्टर्स थी, आर्मीज थी। ठीक है, गणराज्य और रिपब्लिक लाइक वज्जी एंड मल्ल। ठीक है, गणराज्य और रिपब्लिक जिसको बोला जाता है, वेर गवर्न बाय क्लैंस और काउंसिल्स ऑफ एल्डर्स। उनको एक क्लैन को दिया जाता था, भाई ये आपका क्लैन है, आपको मैं मतलब एक ग्रुप दे दिया गया, ये आपका ग्रुप है, आप उस जगह को मेंटेन करो। ठीक है, द ट्रांजिशन फ्रॉम ट्राइबल chieftainships to centralized states was enabled by accumulation of surplus resources, political ambition and military strength। देखो इस चीज़ों को कंट्रोल करने का जो ट्राइबल चिफ्टेनशिप था उस समय से मोनार्ची में जब आई तब सेंट्रलाइज स्टेट हुई। ठीक है, अब सेंट्रलाइज स्टेट होने के कारण में क्या है कि सरप्लस रिसोर्स की जरूरत होगी, पॉलिटिकल अच्छा होना चाहिए और मिलिट्री स्ट्रेंथ होना चाहिए कहीं पे भी आप अगर रूल करते हो तो। मगध इवेंचुअली इमर्ज्ड एज द मोस्ट पावरफुल महाजनपद ड्यू टू फर्टाइल लैंड्स इन गैंजेटिक प्लेन्स, access to iron ore in Chotanagpur, rich forests and timber for construction and warfare, strategic rivers for transport and communication। देखो मगध को इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है? मगध को इसलिए इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि जो भी एक राज्य को चलाने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मगध के पास मौजूद थी। ठीक है, कि उसके मोस्ट पावरफुल महाजनपद था उस समय पे, वो फर्टाइल लैंड थी, गंजेटिक प्लेन के पास में था। ठीक है, आयरन ओर था, छोटा नागपुर प्लेस आयरन ओर मिल जाता था जो कि अच्छे अच्छे टूल्स बनाने के लिए काम आती थी, एग्रीकल्चर में मदद मिलती थी, वारफेयर में मदद मिलती थी, फॉरेस्ट रिजर्व थे जिसके कारण से कंस्ट्रक्शन एंड वारफेयर में मदद मिलती थी, चैरियट वगैरह बनाना वगैरह। ठीक है, स्ट्रैटेजिक रिवर्स थी जो कि ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी, इसीलिए मगध बहुत इंपॉर्टेंट, उसको कोई छोड़ना नहीं चाहता था। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग क्या है कि सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखो सोसाइटी के बारे में देखेंगे और क्लास डिफरेंशिएशन क्या था। ठीक है, सोसाइटी अंडरवेंट मेजर रीस्ट्रक्चरिंग ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब सोसाइटी जो था वो बहुत ज्यादा चेंज हुआ इस समय पे। क्या हुआ? द वर्ना सिस्टम बिकेम मोर रिजिड। अब वर्ना सिस्टम क्या, बहुत तगड़ा हो गया उस समय। वर्ण सिस्टम मतलब जो 4 वर्ण थे, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र और आपके ब्राह्मण। तो देखो ब्राह्मण्स रिटेन्ड रिचुअल सुप्रीमेसी बट फेस चैलेंजेस फ्रॉम न्यू रिलीजियस मूवमेंट्स। ब्राह्मण जो थे वो तो रिचुअल सुप्रीमेसी मेंटेन करते थे, पर उनको चैलेंज बहुत मिला, क्योंकि हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि जो भी क्लैंस वगैरह आते थे, जो भी ट्राइब्स वगैरह आते थे, वो अपने अपने भगवान मानना चालू कर दिए, क्योंकि उनको कहीं जाने आने का मतलब समय मिलता नहीं था, यहाँ पे कोई उनको देता नहीं था जाने के लिए, रहने के लिए, मतलब पूजा पाठ करने के लिए। तो इनको एक चैलेंज मतलब मूवमेंट्स बहुत शुरू हो गए। ठीक है, क्यों नहीं जाने दिया जाएगा, कि ये है वो है, भगवान तो सेम है, ऐसा ही बहुत सारा मूवमेंट भी चालू हुआ। क्षत्रिय ऑफन रूलर्स असर्टेड पॉलिटिकल पावर, क्षत्रिय के पास पॉलिटिकल पावर आया। वैश्यास स्पेशली मर्चेंट्स एंड गहपतिस गेन इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस। अब मर्चेंट्स, वैश्यास जो थे वो मर्चेंट बन गए, गहपति बन गए, उसके बाद उसकी वजह से क्या है, उनकी इकोनॉमिक अच्छी बन गई। शूद्रास रिमेन्ड एट द बॉटम। शूद्रास देखो उनको हर कोई डोमिनेट ही करता है पहले से। ठीक है, एक्सक्लूडेड फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड रिचुअल प्रिविलेजेस, अभी भी। ठीक है, प्रॉपर्टी से बेदखल, रिचुअल प्रिविलेज से बेदखल नहीं रहने देंगे। द राइज ऑफ न्यू सोशल ग्रुप सच एज इंडिपेंडेंट लैंड ओनर्स एंड प्रोफेशनल आर्टिशंस indicated growing economic mobility, albeit within a still hierarchical framework. Women's roles during this time are less visible in sources, but literary texts suggest increasing restrictions on their agency, particularly in public sphere. अब देखो कहा क्या गया कि उस समय पे और भी कुछ ग्रुप्स थी, जैसे इंडिपेंडेंट लैंड ओनर्स, मतलब किसी मतलब पार्टी का नहीं, पार्टी तो नहीं, किसी राजा के अंडर में नहीं, कोई प्रोफेशनल आर्टिसंस अलग अपना कर लिया। ठीक है, वो अलग अलग होने लग गए। इकोनॉमिक मोबिलिटी अच्छी हुई इस समय पे। क्या है कि वो अपना अपना इनकम करते थे, अपना अपना रहते थे। ठीक है, उसके बाद में हायरार्कियल फ्रेमवर्क जो था कि मतलब राजा का लड़का राजा बनेगा, ये तो चीज था ही उस समय पे। वुमेन्स का रोल क्या है कि मतलब उतना दिखा नहीं उस समय पे, पर कहा जाता है कि लिटरेरी टेक्स्ट में कि उनका भी रेस्ट्रिक्शन था एजेंसीज में, जैसे वुमेन मूवमेंट्स नहीं हुआ करता था ज्यादा, पब्लिक स्पेयर में उनको ज्यादा स्पेस नहीं दिया जाता था, ऐसे कहा गया है। मतलब उस समय पे दिखा भी नहीं, और लिटरेरी सोर्स भी वही कहते हैं। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन उसके ऊपर बढ़ गई थी। ठीक है, चलो अब देखते हैं इस पार्ट में, अभी करेंगे हम। देखो रिलीजन, अब रिलीजियन और फिलोसॉफिकल का चीज देखेंगे। द पीरियड वाज मार्क्ड बाय इंटेलेक्चुअल चर्न एंड डिससैटिस्फैक्शन विद रिचुअलिस्टिक ब्राह्मणिज्म। तो यहाँ पे जो ब्राह्मणिज्म था उसके ऊपर में डिससैटिस्फैक्शन आ चुका था। क्यों? दिस गिव राइज टू heterodox sects like Buddhism founded by Siddhartha Gautam, Jainism propagated by Mahavir, other sects like Ajivikas. These movements question the authority of Vedas, ritual sacrifices and caste system. देखो उस समय क्या हुआ कि देखो जो
डिससेटिस्फैक्शन हुई थी ब्राह्मणिज्म के साथ में, क्योंकि उस समय पे बहुत सारे सेक्ट्स आ गए थे, मतलब बहुत सारे ग्रुप्स आ गए थे रिलीजियस, जैसे बुद्धिज्म जो सिद्धार्थ गौतम ने जो फाउंड किया था, मतलब बनाया था, तैयार किया था, या फिर नींव रखी थी। जैनिज्म जो था महावीर ने रखा था। अदर भी और भी जैसे आजीविकास थे, और भी बहुत सारे हैं यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, बहुत सारे पढ़ने को मिलेगा बाद में। ये जो है ना, इन मूवमेंट्स ने, ये सब जो लोग थे, मतलब यहाँ गुरु जो थे, इन धर्म के गुरु जो थे, तो इन्होंने क्या किया, क्वेश्चन किया अथॉरिटी को, वेदास को क्वेश्चन किया, भाई कैसे आपने बोल दिया कि ये ऐसा रिचुअल प्रैक्टिस आप क्यों कर रहे हैं, किसने कहा है, कास्ट सिस्टम होता क्या है, भगवान के लिए सब के लिए तो एक है, मतलब ऐसे कुछ बहुत सारे हैं। बुद्धिज्म में भी देखने को मिलेगा, बहुत ही मतलब यूनिक रिलीजियन है। दे एडवोकेटेड मोरल लिविंग पे मतलब ज्यादा फोकस किया, नॉन वायलेंस पे फोकस किया, रेनाउंसिएशन पे फोकस किया, अट्रैक्टिंग वाइड सपोर्ट। इसके कारण से क्या हुआ कि जो छोटे कास्ट के लोग थे, जिनको बेदखल कर दिया जाता था रिलीजियस सेक्ट से, तो उन्होंने इनको ज्यादा सपोर्ट करना शुरू किया। हाँ सही बात है, तो काफी ज्यादा उस समय पे वाइड सपोर्ट मिला जल्दी जल्दी भी, ठीक है, पर्टिकुलरली अमंग ट्रेडर्स, आर्टिशंस एंड अर्बन ड्वेलर्स, तो इनका सपोर्ट सबसे ज्यादा मिला था। कल्चरल डेवलपमेंट एंड आइडेंटिटी फॉर्मेशन, अब देखेंगे कल्चरल डेवलपमेंट आइडेंटिटी क्या है। दिस फेज ऑल्सो सो द इमरजेंस ऑफ रिलीजन रीजनल कल्चर्स, अब रीजनल कल्चर्स का भी देखने को आपको मिलेगा। एज जनपद्स डेवलप्ड देयर ओन डायलेक्ट्स, कस्टम्स एंड बिलीफ्स, अब देखो जनपद ने क्या किया, अपना अपना डेवलपमेंट करना शुरू किया, अपना डायलेक्ट शुरू किया, अपना कस्टम शुरू किया, अपना बिलीफ शुरू किया। जैसे कुछ टेक्स्ट के बारे में देखेंगे, जातक एंड द लेटर महाजनपद पीरियड बुद्धिस्ट क्रॉनिकल्स प्रोवाइड एविडेंस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी एंड लोकल ट्रेडिशंस। तो जातक जो जातक टेल्स है, उसका बुद्धिस्ट का कुछ लिखा हुआ किताब है, उसमें आपको कल्चरल डाइवर्सिटी और लोकल ट्रेडिशन के बारे में और ज्यादा जानने को मिलेगा यहाँ पे। तो लिटरेरी सोर्सेस का काम यहाँ पे कर रहा है ये। द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल टेरिटरी, urban identity and regional language dialect began solidifying, marking an important phase in the creation of Indian regional identities। अब ये जो चीजें हैं, ठीक है, लैंग्वेज, डायलेक्ट, या फिर जो बुद्धिज्म, बुद्धिस्ट टेक्स्ट वगैरह है, कि इन्होंने एक इंपॉर्टेंट फेस है इस समय पे, जो कि इंडियन रीजनल आइडेंटिटीज को दर्शाता है, कि उस समय पे रीजन में कैसे कैसे कौन कौन से सेक्ट्स, कौन कौन से रिलीजियंस वगैरह आए थे, ठीक है। अब देखेंगे इसका कंक्लूजन देखते हैं। अब चैप्टर का देखो क्या कहा गया, क्या है चैप्टर में। द जनपद एंड महाजनपद फेस नॉट ओनली मार्क द बिगिनिंग ऑफ टेरिटोरियल गवर्नेंस बट ऑल्सो विटनेस द ग्रोथ ऑफ अर्बन सेंटर्स। सिर्फ ये जो पीरियड है जनपद और महाजनपद, ये सिर्फ टेरिटोरियल गवर्नेंस का मतलब बारे में नहीं बताता है, सिर्फ और भी बताता है कि अर्बन सेंटर की ग्रोथ कैसे हुई थी, मार्केट इकोनॉमिक्स कैसे चली थी, फिलोसॉफिकल आइडियाज क्या क्या थे, पॉलिटिकल कंसोलिडेशन क्या था, अर्बनाइजेशन क्या था, इकोनॉमिक सरप्लस कैसे हुई थी, इस समय पे देखा गया था, ठीक है। लार्ज एम्पायर्स के मतलब क्या है, लार्ज एम्पायर्स कैसे आए थे, कैसे मेंटेन करते थे, स्पेशली मगध के बारे में भी हम लोग को जानने को मिला था, कि कैसे वो किस किस जगह को अपना इंपॉर्टेंट अर्बन सेंटर्स बनाया था, क्यों बनाया था, क्या थी वहां पे इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी क्या थी, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी क्या थी, विच वुड लेटर गिव टू राइज टू मौर्यन एम्पायर। अब देखो मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य जो पढ़ाई होगा आपने, ठीक है, तो उनके बारे में मौर्यन एम्पायर जो थे, मौर्यन अशोक वगैरह वगैरह जो भी थे, तो ये मौर्यन एम्पायर का एक बहुत बड़ा नींव रखता है यहाँ पे, ये जो हाँ मगध का जो चीज है, ठीक है, लार्ज एम्पायर, ठीक है। बाद में पता चलेगा आपको नेक्स्ट पार्ट्स के वीडियो में। दिस द पीरियड ऑल्सो लेफ्ट बिहाइंड अ लीगेसी ऑफ ट्रेड आइडियाज एंड गवर्नेंस दैट शेप द फ्यूचर कोर्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। तो इस समय के बारे में हमने जब पढ़ा है, इस चीज में बहुत सारा चीज पता चला हमारे, जो ट्रेड की लिगेसी थी, ट्रेड कैसे किया जाए, आइडिया है, गवर्नेंस का आइडिया है, पॉलिटिका आइडिया है, इकोनॉमिक का आइडिया है, ये जो चीज था, ये जो अभी आने वाला जो फ्यूचर का टाइम है इंडियन सिविलाइजेशन के, ये बहुत बड़ा एक बहुत ही मतलब फ्यूचर में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है, और प्ले किया भी है, ठीक है। तो यही कहना है इस चैप्टर का, बाकी और कुछ नहीं। होप आपको वीडियो पसंद आएगा, और मैंने कहानी के तरीके से समझाने की कोशिश की है, ताकि आपको इजी लगे और एग्जामिनेशन में पाए, ठीक है। कहानी आपने याद रखना है, और शायद बस लाइन देखते जाना है, और कहानी देखते जाना है, स्किप नहीं करना है वीडियो को, नहीं तो समझ में कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगले पार्ट के वीडियो में। जय हिंद। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ठीक है, आपका प्यार ही हमारा सपोर्ट है भाई, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है, कमेंट जरूर करना है, लाइक जरूर करना है। थैंक यू, जय हिंद, राम राम।